हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? पढ़ रहे हैं या अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सब? ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जाम की तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है। तो आज देखिए, जो हमारा टॉपिक है क्या, सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल पोएम्स। हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको जो है जितने भी पोएम्स आपके क्लास 10 से जो है फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक में है उसको एक साथ जो है आपका रिवीजन करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। इसके पहले हमने जो है आपको फर्स्ट फ्लाइट की जो प्रोज वाली बुक है उसको जो है उसमें जितने चैप्टर्स थे उसकी पूरी समरी के साथ उसका क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया आपको। तो अब जो है आप जो है पहले इसका सेंट्रल आइडिया हम सब देख लेते हैं सभी पोएम का। ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब डिस्कस करने के बाद फिर लास्ट में आपको पूरे जो है पोएम्स का एक साथ जो है एमसीक्यूज जितने भी पेपर में पूछे जा सकते हैं उसको एक साथ करा दिया जाएगा। ठीक है। तो अभी वीडियो में फिलहाल अभी जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें क्या है कि सभी जो जितने पोएम्स है आपके सबका जो है एक साथ सेंट्रल आइडिया करा दिया जाए। ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा जो पोएम है, पहले पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। क्लास 10th का जो ये पहला पोएम है जिसका नाम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। तो इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया में पहली चीज जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या, कि पोएम का नाम क्या है और उसके पोएट का नाम क्या है। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट पहली चीज यही होती है। तो ये चीज आप कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखेगा तो उसमें ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए क्या लिखा है, डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया। ठीक है। That describes a moment in which the poet's mood is changed by a crow shaking snow from a hemlock tree on to the poet। अब क्या कह रहा है इसमें, आइए समझते हैं। इसमें कहा गया है कि दैट डिस्क्राइब, ये पोएम डिस्क्राइब करता है, आपको बताता है, क्या चीज बताता है? अ मोमेंट मतलब एक क्षण, एक पल। मोमेंट मीन्स क्या है? या तो एक पल है या फिर एक क्षण। ठीक है। जो बताता है क्या, इन विच द पोएट्स मूड, जो पोएट का मूड है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। कैसे? बाई अ क्रो शेकिंग स्नो, मतलब एक कोई कौवा है, ठीक है, वो क्या करता है, शेकिंग स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक इन द सेंस यहाँ पे धतूरे से सेट है। ठीक है। हेमलॉक किसको बोला जाता है? धतूरे को बोला जाता है। तो धतूरे के पेड़ से जो है क्या कर रहा है एक बार, कि जो पोएट के सिर पे या पोएट के ऊपर जो है एक कौवा है, ठीक है, वो कुछ जो है क्या बोला, गिराता है, स्नो यानी बर्फ का टुकड़ा कुछ गिराता है। जैसे आप फिगर में आप देख सकते हैं कि पोएट जो है नीचे से जा रहे हैं और जो ये कौवा है ये इस पेड़ से जो है जितने भी बर्फ इस पे टिके हुए हैं उसको जो है शेक करके, मतलब हिला के जो वहां से गिराता है और वो किसके ऊपर आके पड़ता है? पोएट के ऊपर पड़ता है। ठीक है। इससे क्या चेंज होता है कि इससे पूरा जो पोएट का मूड रहता है वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है। तो द पोएम सजेस्ट, अब पोएम से हमें ये सलाह मिलती है, सीख मिलती है क्या, कि दैट इवन स्मॉल इवेंट्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर मूड। मतलब क्या, इवन स्मॉल इवेंट्स मतलब छोटा से छोटा पल, ठीक है, छोटा से छोटा पल क्या करता है, हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब छोटे से छोटे पल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। ठीक है। जैसे आपकी भी लाइफ में होता होगा कि कभी कभी छोटी छोटी जो यादें होती है या छोटे छोटे जो पल होते हैं उसको आप इंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है। तो वही चीज ये भी कह रहा है कि छोटा से छोटा पल भी आपके जीवन पे गहरा प्रभाव डाल सकता है। ठीक है। एंड आउटलुक ऑन योर लाइफ, और जो आपके जीवन का दृष्टिकोण होता है, जो आपके सोचने का नजरिया होता है, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है। कभी कभी आपके लाइफ में भी होता होगा कि ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ होती होगी कि उस क्षण के बाद जो है आप पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है। जैसे जो है आपने इसके पहले सरमन एट बनारस में पढ़ा होगा गौतम बुद्ध के बारे में। वो जब एक क्षण उन्होंने देख, जब बाहर निकलते हुए किसके लिए, शिकार के लिए, तो एक क्षण उन्होंने वो देखा जो है कि चार चीजें वो देखी, उसके बाद से उनका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। ठीक है। तो वही कह रहा है इस पोएम के माध्यम से कि मतलब छोटा से छोटा पल जो है हमारे जीवन को पूरी तरीके से जो है चेंज कर सकता है। ठीक है। फिर द टेस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट has given his heart a change of mood and saved some part of a day he had rued। अब वही कह रहा है कि ये डस्ट ऑफ स्नो है, ये जो पोयम है, और ये डस्ट ऑफ स्नो जब गिरता है किसके ऊपर? पोएट के ऊपर। ठीक है। तो हैज गिवन हिज हार्ट अ चेंज, उसके हृदय को एक परिवर्तन मिल जाता है, परिवर्तित हो जाता है उसका हृदय। ठीक है। एंड मूड
and said some part of the day he had rued. rued मीन्स क्या होता है, जो रिपेंट मतलब किसी चीज को लेके आप पछताना होता है, या फिर जो कठिनाई इन द सेंस यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है, कठिनाई होता है, ठीक है, या फिर जो है आप इसको पछताना के सेंस में कर सकते हैं। तो मतलब जो दिन उसका जा रहा था, जो खराब दिन जा रहा था उसका, तो वो दिन अब जब वो उसके ऊपर जो गिर जाता है, क्या स्नो जब गिरता है, तो फिर जो है वो अपने आप को ऐसी अवस्था में पाता है कि अब उसका मूड पूरी तरीके से चेंज हो गया है, अब वो पहले से बेटर फील कर रहा था, ठीक है। तो ये सब जो है इस पोएम के माध्यम से ओवरऑल हमको यही चीज जाननी है कि मतलब आप कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, कितनी भी सिचुएशन आपकी वर्स्ट क्यों ना हो, आप अपने अंदर एक होप जगाए रखें हमेशा कि नहीं, हाँ मतलब हम बेस्ट इससे कर सकते हैं, हम बेस्ट कर सकते हैं। इस चीज की होप आप अपने दिमाग में, अपने मन में हमेशा इस चीज को लेके आप बनाए रखिए, ठीक है। तो यही चीज इस पोएम के माध्यम से हमको बताया जा रहा है। तो सेंट्रल आइडिया छोटा सा है, आप दिमाग में रखिएगा, इमेज आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें जो है एक दो ही चीज होती है, एक हेमलॉक ट्री है, ठीक है, उस पे एक क्रू आके बैठता है और वो शेकिंग करके जो डस्ट ऑफ स्नो है उसको वहां से शेक करके गिराता है, और वो आके गिरता है पोएट के ऊपर, जिससे उनका पूरा जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल, समझ में आया आपको? तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो जो है पोएम, ये किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया? आइए अगला जो हम देखते हैं। अगला जो हमारा पोयम है वो क्या है, फायर एंड आइस। अगला जो पोयम है ये क्या है, फायर एंड आइस। अब इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी मेन चीज क्या है, पहला क्या, पोयम का नेम और पोएट का नेम। तो यहाँ भी देखिए आप, द पोयम का नेम क्या है, फायर एंड आइस। पोयम का नेम क्या है, फायर एंड आइस, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये भी किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ द टू वेज। अब इसमें दो विचारों के बारे में हमको बताया गया है, ठीक है। और दो विचार क्या है, दो विचार क्या है वो, कि वर्ल्ड वुड एंड इन आइदर ऑफ द टू वेज। मतलब जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, ठीक है, वो दो तरीकों से खत्म हो सकता है। टू वेज मतलब दो तरीके से खत्म हो सकता है, और वो दोनों तरीके क्या है, बाई आइस और फायर। मतलब या तो बर्फ की वजह से या तो फिर फायर की वजह से, ठीक है। अब ये आइस क्या है, फायर क्या है, इसको जो है पोएट ने किस तरीके से सिंबलाइज किया है, इस चीज को आइए इस पोएम में देखते हैं सेंट्रल आइडिया में। अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब पोएट के हिसाब से क्या चीजें हैं, फायर सिंबलाइज, फायर से क्या वो इंगित करना चाहते हैं, फायर से इंगित करना चाहते हैं वो ह्यूमन डिजायर, जो मानवीय इच्छा है, ठीक है। मानवीय जो इच्छा है, ह्यूमन डिजायर है। ग्रीड है, ग्रीड मीन्स क्या होता है, लालच होता है, ठीक है। ग्रीड मीन्स क्या होता है, लालच होता है, जो आजकल के मानव के अंदर जो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। एंड क्रुएलिटी, क्रुएलिटी मीन्स क्रूरता, क्रुएलिटी मीन्स क्या होता है, क्रूरता। एक दूसरे के प्रति आपका व्यवहार नहीं सही हो रहा, रवैया नहीं सही हो रहा है, आप एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है क्रुएल क्रुएल की भावना आप हमेशा दिमाग में रखते हैं, ठीक है। तो फायर को किससे सिंबलाइज किया जा रहा है, किससे इंगित किया जा रहा है, कि ह्यूमन डिजायर से, जो मानव की बढ़ती हुई तीव्र इच्छा है, ठीक है। और फिर ग्रीड है, लालच है, और क्रुएलिटी है, ठीक है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, और जितना ही आप इसको संतुष्ट करना चाहते हैं, किसको, अपनी इच्छा को, डिजायर को, ग्रीड को और क्रुएलिटी को, जितना ज्यादा आप इसको जो है क्या करना चाहेंगे, सेटिस्फाई करना चाहेंगे, संतुष्ट करना चाहेंगे, द मोर दे ग्रो, उतना ही ये बढ़ेगा, उतना ही ये बढ़ेगा। जैसे अभी आप जो है 100 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, तो 100 रुपए में जब आप कमा रहे हैं तो आपकी इच्छा होगी कि मैं 200 रुपए कमाऊं। 200 रुपए जब आप कमाएंगे तब भी आप संतुष्ट नहीं होंगे, तब आप सोचेंगे अब 300 रुपए कमाऊंगा, ठीक है। तो सेम वही चीज कह रहा है कि ये सब जो चीजें हैं, फायर में किसके सिंबलाइज किया गया, एक ह्यूमन डिजायर के साथ, ग्रीड के साथ, क्रुएलिटी के साथ। मतलब ये सब चीजों को आप जितना ज्यादा सेटिस्फाई करना चाहेंगे, ये सब उतनी ही ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। समझ में आया? आगे देखिए, देयर इज नो एंड ऑफ देम एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर एंड इनगल्फ योर होल लाइफ। और इनका कोई अंत नहीं है, इनका कोई भी अंत नहीं है। मतलब आप जितना ज्यादा इसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ये इतनी ज्यादा बढ़ते ही जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। एंड दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, और ये जो है जंगल की जैसे आग होती है, कि मतलब एक जगह शुरू होती है तो तुरंत पूरा जंगल में फैल जाती है, तो एक जंगल की आग की तरह ये पूरी तरीके से फैल जाएंगी। एंड इनगल्फ योर होल लाइफ, और आपके पूरे जीवन को ये निगल जाएंगे, ठीक है।
आपकी पूरी जीवन को समाप्त कर देंगी ये सब चीजें। अगर इस पे आप काबू नहीं कर पाएंगे अपने आप को, और ये चीज आप सोचेंगे कि मैं इसको सेटिस्फाई करता रहूं, आपकी ग्रीड हो गई, चाहे फिर आपका चाहे जो डिजायर हो गया या फिर आपकी रियलिटी हो गई, इन सब पे अगर आप ओवरकम नहीं कर पाएंगे और ये चाहेंगे कि आप मैं इसको सेटिस्फाई करता रहूं, तो ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा कि ये आपके पूरी जीवन को जो है निगल जाएगी या समाप्त कर देंगी, ठीक है। और फिर ये किसको दर्शाया गया है? फायर को सिंबलाइज किया गया इन सब चीजों से, ठीक है। आइस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है? आइस को किससे सिंबलाइज किया जा रहा है? इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब मानवीय व्यवहार की, जो मानवीय व्यवहार है या फिर मानवीय जो संबंध है, उसके बीच जो उदासीनता देखी जा रही है। मतलब कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन जो है या कोई भी आदमी जो है वो दूसरे से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब नहीं रखता है, उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपस में दो लोगों का जो संबंध है वो बिल्कुल उदासीन हो गया, मतलब किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आज के इस युग में। तो वही चीज बताया जा रहा है कि आइस को सिंबलाइज किया जा रहा है किससे? इन डिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब मानव के बीच में जो उदासीनता है मानवीय संबंधों के बीच में, और हेट्रेड मतलब जो घृणा की भावना है एक दूसरे के प्रति, और कोल्डनेस, कोल्डनेस इन द सेंस मतलब जो एक दूसरे के प्रति एकदम सब ठंडे हैं, शांत है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं रह रहा है, सब या तो घृणा कर रहे हैं या फिर कोई मतलब ही नहीं है किसी से, या रिजिडिटी या फिर कठोरता से अगर व्यवहार भी करते हैं किसी से तो कठोरता के साथ एकदम व्यवहार करते हैं, ठीक है। अगर किसी से व्यवहार भी कर रहा है तो कठोरता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, या एकदम ठंडे पड़ जा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, या फिर जो है क्या, हेट्रेड घृणा की भावना है, या फिर पूरी तरीके से उदासीन है जो मानवीय संबंध। ये सब चीजें सिंबलाइज की जा रही है किससे? आइस के साथ, ठीक है, यानी बर्फ के साथ। फिर द पोएट हैज द व्यू दैट बोथ फायर एंड आइस आर इक्वली competent in bringing the world to be a complete end। अब जो पोएट साहब है उनका ये व्यू है, उनका ये विचार है, उनका ये मानना है, उनका ये दृष्टिकोण है क्या, कि फायर एंड आइस ये दोनों चीजें जो है आर इक्वली कॉम्पिटेंट, मतलब ये बराबर में सक्षम है इस पूरे वर्ल्ड को कंप्लीट एंड, मतलब पूरे वर्ल्ड का अंत करने में, पूरे विश्व का अंत करने के लिए ये दोनों चीजें बराबरी में सक्षम है। मतलब अगर केवल आइस भी जो है चाहेगा तो इस पूरे विश्व को समाप्त कर देगा। भाई अगर किसी को किसी से मतलब नहीं रहेगा, जो है एक दूसरे के प्रति लोग उदासीन रहेंगे, घृणा की भावना रखेंगे, जो है कठोरता से व्यवहार करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा वर्ल्ड कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फायर जो है, फायर को सिंबलाइज किया गया है डिजायर से, ग्रीड से, क्रुएलिटी से। आप देख रहे हैं जो अपने लालच की वजह से ही लोग एक दूसरे की जान के भी लाले पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर जो है लालच इतनी ज्यादा लोगों में हो गई है कि अगर उसके लिए उनको किसी की जान भी लेनी पड़ रही है तो उसके लिए पीछे नहीं हट रहा है, ठीक है। तो ये सब किसकी निशानी है? ये सब जो है आपके वर्ल्ड की खत्म होने की निशानी है, ठीक है। अगर आप इस पे ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो ये जो है कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप इसको सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो ये कभी नहीं खत्म होगा, ठीक है। तो इस पोएम के माध्यम से जो पोएट साहब हैं बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहते हैं हमें, कि जो फायर है, जो आइस है, इनको जिन चीजों से सिंबलाइज किया गया है, अगर उन सब चीजों पे हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो ये सब चीजें हमारे वर्ल्ड को विनाश की तरफ ले जाती हैं, ठीक है। तो इस पे हमें ओवरकम करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? एक तरफ फायर है, एक तरफ आइस है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगला जो हमारा पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया फॉर टाइगर इन द जू। अब ये कौन सा पोएम है? अ टाइगर इन द जू, मतलब एक जू चिड़ियाघर में एक टाइगर का जो बारे में बताया गया है इस पोएम में। इसको लिखा किसने है ये देख लेते हैं। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया पहले ही कि जो है कोई भी अगर पोएम मतलब सेंट्रल आइडिया आप लिख रहे हैं तो उसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम नेसेसरी है, आप याद रखिए हमेशा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें देखिए क्या कि in this poem A Tiger in the Zoo, the poet tries to depict the poor condition of a caged tiger। अब इस पोएम में जो है, अब इस पोएम के माध्यम से क्या मैसेज मिलता है, इस पोएम में क्या क्या चीजें हैं, पहले ये देख लेते हैं हम। इस पोएम में अ टाइगर इन द जू, इस पोएम में द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट, पोएट इस चीज को चित्रित करना चाहता है या हमें बताना चाहता है। इस डिपिक्ट में क्या होता है? चित्रित करना, ठीक है। पोर्ट्रेज जिसको हम बोलते हैं, चित्रित करके जो बताना चाहता है क्या? पुअर कंडीशन, जो खराब स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है किसकी? ऑफ अ केज टाइगर। केज मतलब पिंजड़े में जो टाइगर बंद है उसकी जो दयनीय स्थिति है, उस चीज को जो है इस पोएम के माध्यम से बताना चाहते हैं पोएट साहब, ठीक है।
he contrasts and compares the life of a caged tiger with a tiger living in a natural habitat. अब इस पोयम के माध्यम से, इस पोयम के माध्यम से, ठीक है, इस पोयम के माध्यम से जो है, जो कंट्रास्ट क्या करता है, कंट्रास्ट करते हैं, मतलब अंतर बताते हैं किसके बीच में, और कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करते हैं, किसका किसका, लाइफ का, लाइफ की मतलब जीवन की तुलना करते हैं, किसके किसके, एक केज टाइगर है, ठीक है, मतलब एक पिंजड़े में बंद टाइगर है उसकी तुलना, और जो है एक टाइगर जो है जो लिविंग इन नेचुरल हैबिटेट, जो अपने प्राकृतिक आवास में रह रहा है, इन दोनों टाइगरों के बीच में क्या अंतर है, उन दोनों के बीच में तुलना करने का प्रयास करते हैं कौन, हमारे पोएट साहब जो लेस्ली नॉरिस है, ठीक है। फिर दैट इज जंगल, और नेचुरल हैबिटेट क्या होता है, प्राकृतिक आवास किसी भी जो है टाइगर का क्या होता है, जाहिर सी बात है जंगल होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो रहने वाले टाइगर है, उन दोनों के बीच में कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन करते हैं कौन, हमारे पोएट साहब, ठीक है। आइए देखें थ्रू द पोएम, अब इस पोएम के माध्यम से द पोएट ट्राइज टू कन्वे, अब पोएट जो है ये चीज बताना चाहते हैं, हमें कन्वे करना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, क्या, दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं, शुड बी अलाउड, उन्हें भी जो है इस चीज के लिए अलाउड होना चाहिए, मतलब परमिशन मिलना चाहिए, ठीक है, कि टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट, कि वे अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से रह सके, इस चीज के लिए उन्हें अलाउड करना चाहिए हमें, ठीक है। किसी भी जानवर को जो है हमें केज में यानी पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इस पोएम के माध्यम से पोएट साहब ये बताना चाहते हैं कि किसी भी जानवर को हमें किसी भी पिंजड़े में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी वो आजादी होनी चाहिए कि वो अपने प्राकृतिक आवास में जो है खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से रह सके, ठीक है। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बीइंग्स, केवल मानव ही नहीं है जिसको जो है ये स्वतंत्रता जो है यानी फ्रीडम जो है वो पसंद होती है, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वे सभी जो है स्वतंत्रता पसंद करते हैं, ठीक है। केवल ह्यूमन बीइंग ही नहीं है ऐसा, ठीक है, केवल मानव ही नहीं है जिसको स्वतंत्रता पसंद है, हर जो जीवित प्राणी है वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से देखना चाहते हैं, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ अ कैप्टिविटी, और जो बंदी का ये जीवन होता है, ठीक है, जो बंदी का मतलब जो पिंजड़े में है, जो बंदी होने का जो ये जीवन होता है, ये ब्रीड्स, ये जो जन्म देता है क्या, रेज को, रोज मीन्स क्या, क्रोध को, ठीक है, क्रोध को जन्म देता है। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस मतलब कोई चीज सहन करने की क्षमता जिसके अंदर नहीं होती है, ठीक है, जिसको असहिष्णुता बोलते हैं, असहिष्णुता जिसको बोला जाता है कि कोई चीज आप सह नहीं पाते, ठीक है। तो असहिष्णुता हो गया, और स्ट्रेस हो गया मतलब तनाव, इन सब चीजों को जन्म देता है कौन, द लाइफ ऑफ अ कैप्टिविटी, मतलब आप अगर बंद कहीं पे जो है आपको कहीं पे एकांत बंद रखा जाए, तो आप जब कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आने लगी है, आप कोई चीज सहन नहीं कर पाएंगे, कोई बात अगर आपको बोली जाएगी तो आप सहन नहीं कर पाएंगे, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा आने लगती है, ठीक है। तो कोई भी एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स है, चाहे वो लिविंग बीइंग्स कोई भी हो, सब जो है अपनी लाइफ में जो है फ्रीडम चाहते हैं, सबको जो है फ्रीडम होने का पूरा अधिकार भी है, ठीक है। तो इस पोएम के माध्यम से जो है पोएट साहब एक अच्छा सा मैसेज हमको देना चाहते हैं क्या, कि चाहे कोई भी वो लिविंग बीइंग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे कोई भी छोटा सा छोटा जानवर हो, उन्हें जो है परमिशन मिलना चाहिए, अलाउड होना चाहिए वे कि वो भी अपनी स्वतंत्रता या उनकी जो प्राकृतिक आवास है, जो नेचुरल हैबिटेट है, उसमें वो स्वतंत्र पूर्वक रह सके, ठीक है। तो आज के लिए इस चैप्टर में आपको 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया बताया गया है। इसके अगले वीडियो में हम आपका रेस्ट जो आपका बचा हुआ सेंट्रल आइडिया है उसको कवर करेंगे। तो अगर आप जो है ये तीनों पोएम जो बताया गया इसका सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया से आपका जो तीनों भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो तीनों आपको बताया गया है, ये डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, और फिर सेंट्रल आइडिया ऑफ अ टाइगर एंड जू है, ये तीनों पोएम का सेंट्रल आइडिया आपका लगातार 3 वर्ष से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो तीनों का सेंट्रल आइडिया आप अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। इसमें बेस्ड जो एमसीक्यूज होंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, ये सब आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है सब बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसलिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।